सारथी। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और आज हम पेश करेंगे देश और विदेश की कुछ खास और अहम खबरें। सबसे पहले बात करते हैं विपक्ष की तरफ से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ दिए गए अविश्वास प्रस्ताव नोटिस की। वहीं बात बाराबंकी में मंगलवार को विकास की बयार और सियासत के हुंकार की करेंगे। यहां एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े तेवर सामने आए हैं और चलते चलते बात होगी धामी सरकार का पहाड़ की मातृशक्ति को दिए गए बड़े तोहफे की हम बात करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट में पहली अहम रिपोर्ट का रुख कर लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का पद भारतीय संसदीय लोकतंत्र में अत्यंत गरिमामयी और महत्वपूर्ण होता है। उन्हें सदन का संरक्षक माना जाता है। हालांकि संविधान में उन्हें पद से हटाने की एक निश्चित प्रक्रिया दी गई है जिसे अविश्वास प्रस्ताव के समान माना जाता है। पहले अध्यक्ष जिनके खिलाफ नोटिस दिया गया था लेकिन वह गिर गया। वहीं सरदार हुकुम सिंह 1966 में, बलराम जाखड़ 1987 में इनके खिलाफ भी यही प्रयास किए गए थे लेकिन सफलता नहीं मिली। अब विपक्ष ने स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ नोटिस दिए हैं। इस खास रिपोर्ट में देखिए। संसद में राहुल गांधी को बोलने से रोकने के मुद्दे पर इंडिया ब्लॉक ने सरकार और लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अब तक की सबसे आक्रामक रणनीति अपनाई है। फरवरी 2026 के बजट सत्र के दौरान यह विवाद तब और गहरा गया जब राहुल गांधी को पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर बोलने से रोका गया। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी। इंडिया ब्लॉक की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली रणनीति लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की है। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने 100 से अधिक सांसदों के हस्ताक्षर जुटा लिए हैं। विपक्ष का कहना है कि अध्यक्ष पक्षपाती रवैया अपना रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष को उनके संवैधानिक अधिकारों का उपयोग नहीं करने दे रहे हैं। सदन का बहिर्गमन और विरोध। आपको बता दें कि जब राहुल गांधी को लोकसभा में बोलने नहीं दिया गया तो केवल कांग्रेस ही नहीं बल्कि टीएमसी, एसपी और डीएमके जैसे दलों ने भी एकजुट होकर विरोध किया। लोकसभा के इस मुद्दे पर विरोध जताने के लिए विपक्षी दलों ने राज्यसभा से भी वॉकआउट किया। ये संदेश देने के लिए कि यह केवल एक सदन का नहीं बल्कि लोकतंत्र की आवाज दबाने का मामला है। सड़क से संसद तक घेराबंदी। आपको बता दें कि लोकसभा में न बोलने देने को लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने इसे लोकतंत्र पर धब्बा करार दिया। विपक्ष इस मुद्दे को जनता के बीच ले जा रहा है कि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा चीन सीमा विवाद पर चर्चा से डर रही है। वहीं राहुल गांधी ने स्पीकर को पत्र लिखकर तर्क दिया कि जब उन्होंने उद्धृत किए जाने वाले लेख दस्तावेजों को ऑथेंटिकेट कर दिया है तो उन्हें रोकने को कोई संसदीय अधिकार नहीं बनता। विपक्ष इसे विशेषाधिकार हनन के रूप में पेश कर रहा है। ये तर्क देते हुए नेता प्रतिपक्ष को किसी भी मुद्दे पर बोलने का प्राथमिकता के आधार पर अधिकार है। स्पीकर साहब के पास हम गए, मैं नहीं, member of the house went, and speaker committed to us, personally committed to us, that I will be allowed to speak here and raise some points before the budget discussion. Now you are going back on your word, so I'd like to know, am I allowed to speak those points or not? नियम 352 और 353 के तहत राहुल को बोलने से रोका गया। संसद में राहुल गांधी को बोलने से रोकने के लिए जिन नियमों का सबसे अधिक हवाला दिया गया वो लोकसभा के नियम 352 और 353 है। फरवरी 2026 के हालिया विवाद में इन्हीं नियमों को केंद्र में रखा गया। Personally committed to us. Arrest that person. Why are you not doing that? So that's basically what's happened. Now the agreement is that we'll be allowed to say tomorrow, we'll be allowed to say these points, and then the discussion should happen. So we are quite keen that the discussion happens. We want the discussion to happen. But now let us see what the government says. स्पीकर से मिले सर? स्पीकर के खिलाफ my personal view is that the government is scared to have a debate. The Prime Minister didn't come into the house because he was scared of what we were going to say. He was scared of being handed Mr. Naravane's book as a first step. Right?
And my guess is that the government is worried about having a debate on the budget because the issue of the US deal, the way it was done, what has happened, the impact on our farmers is going to be discussed, and the government doesn't want to do it. आप स्पीकर से मिले सर? आप स्पीकर से मिले सर? स्पीकर से मिले सर? राहुल किताब देंगे कि नहीं पीएम को? लेकर आने की तैयारी है। अगली बारी अगर मौका मिलेगा तो राहुल जी, नो कॉन्फ्रेंस मोशन स्पीकर के खिलाफ। क्या है नियम 352? ये नियम ये निर्धारित करता है कि एक सांसद को भाषण देते समय क्या नहीं करना चाहिए। नियम 352 कोई भी सदस्य किसी अन्य सदस्य या मंत्री पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगाएगा। 352(5) संसद या किसी राज्य विधानसभा की कार्रवाई के बारे में अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा। नियम 352(6) चर्चा के दौरान राष्ट्रपति के नाम का उपयोग अपने पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए नहीं करेगा। नियम 352 स्पीकर की अनुमति के बिना किसी भी लिखित भाषण को नहीं पढ़ेगा। राहुल गांधी अक्सर नोट्स या लेख पढ़ते हैं जिस पर सरकार आपत्ति जताती है। क्या है नियम 352 और 353? ये नियम सबसे महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी जब किसी मंत्री या व्यक्ति पर भ्रष्टाचार या विफलता का आरोप लगाते हैं तो सत्ता पक्ष इसी नियम का उपयोग करता है। कोई अपमानजनक या आक्षेप लगाने वाला बयान नहीं दे सकता जब तक उसने लोकसभा अध्यक्ष को इसकी पूर्व में सूचना न दी हो, संबंधित मंत्री को इसकी सूचना न दी हो ताकि वो तथ्यों के साथ जवाब दे सके। जब राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख की किताब या किसी उद्योगपति का नाम लेकर आरोप लगाए तो स्पीकर ने कहा कि चूंकि इसके लिए पूर्व नोटिस नहीं दिया गया था, इसलिए यह नियम 353 का उल्लंघन है। सदन के नियमों को लेकर विपक्ष के अपने तर्क। विपक्ष का कहना है कि सरकार इन नियमों का उपयोग तकनीकी हथियार के रूप में कर रही है। विपक्ष का तर्क है कि नेता प्रतिपक्ष को बोलने की विशेष छूट होती है, उन्हें हर छोटे संदर्भ के लिए नोटिस देने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। विपक्ष के अनुसार नियम 353 का दूसरा हिस्सा ये भी कहता है कि यदि कोई मामला लोकहित का हो तो अध्यक्ष बोलने की अनुमति दे सकते हैं। हालांकि सरकार ने नियमों को मर्यादा और प्रक्रिया कहती है, जबकि इंडिया ब्लॉक इसे विपक्ष की आवाज दबाने की सेंसरशिप मानता है। देखिए, दिल्ली पुलिस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है, जिसके ऊपर मैंने कल सोशल मीडिया पर बताया भी, जिस पेंगुइन का हवाला देकर ये कह रहे थे कि इसका पब्लिशर जो है नरवाने की किताब का तो पेंगुइन था ना। पेंगुइन ने कल रात जो है एक स्टेटमेंट जारी किया कि चाहे डिजिटल फॉर्म में हो, चाहे पीडीएफ फॉर्म में हो, चाहे फिजिकल फॉर्म में हो, किसी फॉर्म में कोई भी किताब अभी तक कोई छपी नहीं है। और जो लोग इस तरह की किताबें ला रहे हैं उसके ऊपर जो है हम कार्रवाई करेंगे, एक्शन करेंगे और जो भी उनकी रेमेडीज है वो करेंगे। और इम्पॉर्टेंट फैक्टर वही है, इस पार्लियामेंट के नियम कानून है। इस पार्लियामेंट में आप किसी भी मुद्दे को गुमराह नहीं कर सकते। कोई ऐसा पेपर आप ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते जो कि जेन्युइन नहीं है। राहुल गांधी जी ने सारी पराकाष्ठा क्रॉस कर दी। जब पब्लिशर कह रहा है कि हमने बुक पब्लिश ही नहीं किया, तो कौन सा बुक आप पब्लिश करके भूख घूम रहे हो? फिर पार्लियामेंट में, लोकसभा के अंदर जो है आपने सदन को गुमराह किया। तो मेरा तो लोकसभा स्पीकर से यह आग्रह होगा कि इनके ऊपर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे भविष्य में कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये जो लोकतंत्र का मंदिर है, इसको जो है सोरोस के कहने पर जो देश तोड़ने वाली ताकतों के साथ ये सारे तत्व काम कर रहे हैं, वो सारे तत्वों का जो है खात्मा हो जाए और लोकसभा की गरिमा, पार्लियामेंट की गरिमा और इस संविधान की गरिमा जो संविधान से चलता है वो जारी रहे। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण सवाल ये है, और पिछले 2 दिन से मेरी चिंता भी है, कि हम पार्लियामेंट आते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी उस दिन सदन के अंदर नहीं आते। रणनीतिक संदेश। आपको बता दें कि राहुल गांधी और खड़गे का स्पष्ट संदेश है कि संख्या बल अब पहले जैसा नहीं है। विपक्ष अब खुद को एक मजबूत विकल्प के रूप में पेश कर रहा है। उनकी रणनीति अब केवल विरोध करने की नहीं, बल्कि सरकार को नीतिगत स्तर पर चुनौती देने और वैकल्पिक एजेंडा पेश करने की है। इंडिया ब्लॉक बैठक में चर्चा के प्रमुख मुद्दे: बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और मध्यम वर्ग पर टैक्स का बोझ। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये इंडिया ब्लॉक का सबसे बड़ा साझा एजेंडा बनकर उभरा है। राहुल गांधी लगातार एक्सरे की मांग कर रहे हैं। एमएसपी की कानूनी गारंटी और कृषि संकट पर सरकार को घेरना, राज्यों के अधिकारों में केंद्र का कथित हस्तक्षेप और सुरक्षा सीमा के मुद्दे। इंडिया ब्लॉक के भविष्य की रणनीति। संसद के दोनों सदनों में सभी घटक दल एक स्वर में बोलेंगे ताकि विपक्ष की आवाज बिखरी हुई ना लगे।
केवल संसद तक सीमित न रहकर जन सरोकार के मुद्दों पर देशव्यापी संयुक्त रैलियां और विरोध प्रदर्शन करना, एक ऐसा कॉमन एजेंडा तैयार करना जिस पर वामपंथी दल, क्षेत्रीय दल और कांग्रेस सभी सहमत हो। आगामी राज्य विधानसभा चुनावों के लिए अभी से तालमेल बैठाना ताकि वोटों का बिखराव न हो। विपक्ष की चुनौतियां और मतभेद। हालांकि अधिकांश दल कांग्रेस के साथ है, लेकिन कुछ रणनीतिक मतभेद भी दिख रहे हैं। कुछ खबरों के अनुसार तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी चाहती है कि विरोध के साथ साथ बजट जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा भी जारी रहे, ताकि वो जनहित के मुद्दों पर अपनी बात रख सके। बहरहाल इंडिया ब्लॉक की रणनीति अब केवल हंगामे तक सीमित नहीं है। वह संसदीय नियमों के भीतर रहकर अध्यक्ष को चुनौती देने और सरकार की पारदर्शिता पर सवाल उठाकर 2026 के राजनीतिक माहौल को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेशल डेस्क की न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक अहम ब्रेक का है। ब्रेक के बाद अगली रिपोर्ट का रुख करेंगे। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली अहम रिपोर्ट की करेंगे। बाराबंकी में मंगलवार को विकास की बयार और सियासत की हुंकार दोनों एक साथ देखने को मिली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद को करोड़ों की सौगात दी, तो वहीं मंच से विरोधियों पर तीखे प्रहार भी करते नजर आए, जिससे सियासी पारा गर्मा गया। रामनगर की धरती से सीएम योगी ने साफ कर दिया कि यूपी में विकास की रफ्तार नहीं थमेगी और अराजकता फैलाने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। इस खास रिपोर्ट में देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाराबंकी के दरियाबाद क्षेत्र स्थित दुल्हेतपुर कुटी पहुंचे, जहां उन्होंने बजरंग व्यायामशाला में आयोजित रमाचा महायज्ञ में भाग लिया। उन्होंने समाज में एकता और सांस्कृतिक मूल्यों पर जोर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि समाज को बांटने वाली राजनीति से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि बंट गए तो कटने के रास्ते खुल जाएंगे वाला संदेश काफी चर्चा में है। बता दें कि बाराबंकी के धरा पर उत्साह का माहौल था, जिसके कारण था इस मौके पर सीएम योगी ने जनपद के करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं को उपहार दिया। इसमें सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल रहीं, जिनका लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री के हाथों संपन्न हुआ। 1952 में पहली चुनाव के बाद सरकारें बनी। लगातार हर चुनाव के बाद सरकारें बनती थी, फिर चुनाव होते थे, सरकारें बनती थी। अयोध्या में भगवान राम का, उनकी जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य हो, आखिर ये उनके मन में क्यों नहीं आया? आज तो हर व्यक्ति कहता है कि साहब राम हमारे भी हैं। हमने कहा सभी के हैं, राम तो सबके हैं, भेद इसमें है ही नहीं। लेकिन कुछ लोग हैं जो अवसरवादी रवैया अपना करके जब संकट आता है तब राम याद आते हैं और बाकी राम को विस्मृत कर देते हैं, राम को भूल जाते हैं। इसलिए भगवान राम भी अब उनको भूल चुके हैं। अब उनकी नैया कभी पार नहीं होनी है, उनको कभी आगे नहीं बढ़ना है। इन रामद्रोहियों के लिए अब कोई जगह नहीं जो राम भक्तों पर गोली चला रहे थे, राम काज में बाधक थे। इन लोगों के लिए अब कोई जगह नहीं। और जो लोग अभी सपना देख रहे हैं बाबरी ढांचे का, तो उनको हम भी ये बता देना चाहते हैं कि कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है और कभी नहीं आएगा। कयामत के दिन के लिए मत जियो। हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, कायदे से रहना सीखो। यहां का कानून मानो, कानून मानोगे, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे, और नहीं तो आगे का रास्ता तो फिर कहां के लिए जाता है, वह फिर कानून कोई तोड़ेगा तो वह रास्ता सीधे जहन्नुम की तरफ ही लेके जाता है, कहीं और की तरफ नहीं लेके जाता है। कानून तोड़ करके कोई जन्नत जाने का सपना देख रहा है तो सपना उसका कभी पूरा नहीं होने वाला है।
बता दें कि मंच से जनता को संबोधित करते हुए सीएम योगी का अंदाज बेहद आक्रामक रहा। उन्होंने विकास की बात तो की, लेकिन उनके निशाने पर विपक्षी दल खास तौर पर समाजवादी पार्टी रही। सीएम ने साफ कहा कि 2017 में पहले उत्तर प्रदेश की पहचान दंगों और माफियाओं से होती थी, लेकिन आज यूपी उत्सव प्रदेश बन चुका है। आज उत्तर प्रदेश में किसी गरीब की जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। अगर किसी ने दुस्साहस किया तो उसे पता है कि यमराज के घर का टिकट भी वहीं से कटेगा। विकास हमारा संकल्प है और सुरक्षा हमारी गारंटी है। मुख्यमंत्री ने बिना नाम लिए विरोधियों के आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जो लोग विकास में रोड़ा अटकाते हैं, आज जनता ने उन्हें हाशिए पर धकेल दिया है। उन्होंने बाराबंकी के किसानों और युवाओं के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और केंद्र और राज्य सरकार की डबल इंजन की ताकत का एहसास कराया। कुल मिलाकर सीएम योगी का यह दौरा न केवल बाराबंकी के विकास को नई गति देने वाला रहा, बल्कि चुनावी बिसात पर विरोधियों को कड़ा संदेश देने के लिए काफी था। अब देखना होगा कि सीएम के इन तीखे हमलों पर विपक्ष क्या पलटवार करता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली अहम रिपोर्ट की करेंगे। उत्तराखंड की धामी सरकार ने मातृशक्ति के सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को देहरादून में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का विधिवत शुभारंभ किया है। इस योजना के जरिए अब राज्य की निराश्रित विधवा और तलाकशुदा महिलाएं अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकेंगी और उन्हें सरकार की ओर से भारी सब्सिडी भी मिलेगी। इस खास और अहम रिपोर्ट में देखिए। देहरादून के इस खास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रिबन काटकर योजना की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने राज्य के विभिन्न जिलों से आई महिलाओं से संवाद किया और उनके हौसले की सराहना की। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार का लक्ष्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। बता दें कि कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कई महत्वपूर्ण बातें कही और कहा कि हमारी माताएं बहनें उत्तराखंड की रीढ़ हैं। जब एक महिला सशक्त होती है तो पूरा परिवार और समाज सशक्त होता है। ये योजना उन बहनों के लिए जो विषम परिस्थितियों में भी हार नहीं मानती। सीएम धामी ने कहा कि अक्सर एकल महिलाओं को आर्थिक तंगी के कारण दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। अब वे ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बेकरी और जनरल स्टोर जैसे छोटे व्यवसाय शुरू कर आत्मनिर्भर बन सकेंगी। वहीं सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस योजना का लाभ पात्र महिलाओं तक बिना किसी देरी और बिचौलियों को पहुंचना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार प्रोजेक्ट लागत का 75% का अनुदान दे रही है ताकि महिलाओं पर कर्ज का बोझ न बढ़े। कि सरकार और जन जन के द्वारा ऐसा कार्यक्रम है जो जनता के लिए बनाया गया कार्यक्रम है। जनता को उसकी सुविधा मिले उसके लिए कार्यक्रम बनाया गया है, उसको लागू किया गया है और हमारे सभी प्रशासनिक विभाग मौके पर जाकर शिविरों के माध्यम से लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान कर रहे हैं। जिन लोगों को अपने मुख्यालय में आने में, राजधानी आने में, जिला मुख्यालयों में जाने में, दफ्तरों में सरकारी में बहुत समय लग जाता था, उनके घर के पास जाकर सरकारी अधिकारी कर्मचारी उनकी समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं। जो प्रमाण पत्र बना रहे हैं, जो लाभार्थी योजना उनको मिलनी है उस योजना का लाभ भी दिलवाने का काम कर रहे हैं। विकास के जो कार्य रुके हुए हैं जिनमें समन्वय करना है, इन सभी को कर रहे हैं और ये योजना बहुत लोगों के द्वारा सराही जा रही है और मैं समझता हूँ 5 लाख से भी अधिक आवेदन अभी तक इन योजनाओं, इन शिविरों के माध्यम से प्राप्त हो गए। अधिकांश का समाधान भी हो रहा है। जो अल्पकालिक हैं और जो मध्यकालिक हैं उनको भी देखा जा रहा है और जो दीर्घकालिक योजना सम्मिलित। क्या है मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना? विधवा परित्यक्ता, तलाकशुदा, अपराध एसिड पीड़ित, अविवाहित महिलाएं 21 से 50 साल, वार्षिक आय सीमा 72,000 रुपए से कम, परियोजना लागत अधिकतम 2 लाख रुपए तक, अनुदान 50% से 75% तक और अधिकतम 1.5 लाख रुपए, व्यवसाय के विकास, सिलाई, ब्यूटी पार्लर, बेकरी, कुक्कुट पालन, डेयरी, खेती आदि। परिस्थितिवश कई बार एकल जीवन जीने के लिए मजबूर होती हैं, उन सभी के लिए आगे बढ़ने का अवसर मिले, उनके लिए एकल महिला स्वरोजगार योजना की आज हमने शुरुआत की है और इस योजना के माध्यम से हम पहले चरण में 2 लाख रुपए तक का उनको सहायता राशि दे रहे हैं, जिसमें से 75% सब्सिडी है और इससे हमारी उन सभी महिलाओं को जो विधवा हैं, परित्यक्ता हैं या किसी भी कारण से अकेले जीवन जी रही हैं, तो उन सभी को अपना रोजगार करने का, सशक्तिकरण का, सशक्त होने का, आर्थिक रूप से मजबूत होने का अवसर मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। हम इस योजना को आगे भी बढ़ाएंगे और इस योजना के
परिणामों के बाद इसको और विस्तारित भी। बता दें कि प्रथम चरण में उत्तराखंड के विभिन्न जिलों की 484 महिलाओं को इस योजना से जोड़ा गया है, जबकि सरकार का लक्ष्य जल्द ही 2000 महिलाओं तक पहुंचने का है। मुख्यमंत्री ने मंच से ये भी कहा कि ये तो बस शुरुआत है और आने वाले समय में देवभूमि के हर नारी शक्ति को हम स्वावलंबी बनाएंगे। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के जरिए धामी सरकार ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। पहला महिलाओं का सामाजिक उत्थान और दूसरा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उनकी भागीदारी। अब देखना होगा कि धरातल पर यह योजना कितनी तेजी से महिलाओं के जीवन में बदलाव लाती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।